हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल, क्या क्या क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, दैट मीन्स मेजर्ड क्वांटिटी। इन सारे चीजों पे आज मैं डिस्कस करूंगा। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, इसका मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने टाइप का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से प्रिंसिपल हम लोग वहां पे यूज करते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, ये सारे चीजों पे बात करेंगे। देन मैं बात करूंगा कि वहां पे डिफरेंट टाइप टॉर्क, कितने टाइप का एसेंशियल टॉर्क होता है इंस्ट्रूमेंट में, है ना। मतलब आज मैं कंप्लीटली बेसिक के बारे में बात करने वाले हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए, है ना। वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क कितने टाइप का होता है, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, वहां पे कितने टाइप के टॉर्क को प्रोवाइड की जाती है, एडी करंट, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सारे चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर पे इतने टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कंप्लीट जो बेसिक होगा वो वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आने वाले लेक्चर्स में मैं वहां पे लेक्चर नंबर जो 2 होगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं बेसिक की इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के जस्ट बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट लूंगा। जैसे मैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल लूंगा वहां पे फर्स्ट, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो बात कर लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि क्लासिफिकेशन, पहला टॉपिक अभी ले रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का आप यदि क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे, राइट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का यदि आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो आपका, सिंपल सी बात है, पहले तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने रीडिंग को किसी पॉइंटर के थ्रू दे, है ना। हालांकि अभी हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सारे डिजिटल टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पहले हम लोग यूज करते थे, अभी भी कई जगह पे यूज करते हैं, जो अपने रिफ्लेक्शन पॉइंटर के थ्रू करता है, जो पॉइंटर के थ्रू अपना रीडिंग देता है, या फिर ये इंडिकेटिंग टाइप हो सकता है, या ये हम लोग बात करें तो ये रिकॉर्डिंग टाइप का भी हो सकता है, या तो फिर ये इंटीग्रेटिंग टाइप का भी हो सकता है, नल टाइप का भी हो सकता है। दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ये हम लोग क्लासिफाई करना चाहें तो इंस्ट्रूमेंट दो टाइप का बेसिकली होगा हमारे पास। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, है ना, फ्रीक्वेंसी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं जनरली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट का मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूं तो हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट जो है बेसिकली दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक आपके पास होता है फर्स्ट, वो आपके पास होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक आपके पास होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, राइट, ओके। अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है किसी भी क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट के टर्म में क्वांटिटी को मेजरमेंट करता हो, ठीक है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और यहां पे होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, यदि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक स्केल कैलिब्रेटेड कर देते हैं हम लोग, इससे कंपैरिजन करके एक स्केल हम लोग कैलिब्रेट कर देते हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यू को पुट कर देते हैं एक स्केल में, तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा बट वो कांस्टेंट के टर्म में देगा, दैट इज इनडायरेक्ट रीडिंग।
बट यहाँ पे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग देगा वो डायरेक्ट रीडिंग होगा। तो इट मेजर इनडायरेक्ट रीडिंग, ये डायरेक्ट रीडिंग मेजर नहीं करता, बट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे वो सारे डायरेक्ट रीडिंग होता है। ठीक है, अभी सबको डिटेल देखेंगे, जस्ट मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो डिटेलिंग में हम लोग देख लेंगे एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन 3 तरीके का हम लोग करते हैं। ठीक है, एक आपके पास यहां पे होगा सबसे पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड आपके पास यहां पे होगा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। एंड थर्ड आपके पास होगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। राइट, 3 टाइप का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो सिंपली किसी भी वैल्यू को पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट करती हो, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिकॉर्ड करे ग्राफ पेपर के थ्रू, है ना, जैसे कि आपका XY रिकॉर्डर होता है, आपका पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर होता है। दीज आर द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी वैल्यू को, इंस्टेंट वैल्यू को ग्राफ पेपर पे बाय यूजिंग लाइट पेन एंड इंक, लाइट इंक पेन, ये सबको यूज करके ग्राफ पेपर पे आपको रिकॉर्ड करके दे। ठीक है, ऐसे रीडिंग्स को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। राइट, उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि वो अपने प्रेजेंट वैल्यू को पास्ट वैल्यू में ऐड करते चला जाता है। जैसे मोटर बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो भी आपका इंटीग्रेटिंग है। घर में जो एनर्जी मीटर, जिसको हम लोग kVh मीटर बोलते हैं, वो भी आपका इंटीग्रेटिंग वैल्यू, जो कंटिन्यू आप उसमें ऐड करते चला जाए वैल्यूज को। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आप कोई भी बाइक खरीदेंगे तो रीडिंग मीटर का 0 किलोमीटर रहेगा, जैसे उसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे तो 10 किलोमीटर, 15, ऐसे करके टोटल ऐड करते जा रहा है वैल्यू को, मतलब पास्ट वाले वैल्यू में अपने प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करते जा रहा है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑल दीस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी टाइप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, बिकॉज इट मेजर द डायरेक्ट रीडिंग। जैसे वोल्टेज है, करंट है, पावर है, ये सबको डायरेक्ट मेजर करता है वो। और यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं उसको मीटर कांस्टेंट के टर्म में, आपको डायरेक्ट रीडिंग नहीं देगा, वो एक डिफ्लेक्शन दे देगा, एक डिफ्लेक्शन दे देगा, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं बता पाएगा कि इतने एम्पियर करंट है या इतना वोल्टेज है। ये एक मीटर कांस्टेंट के टर्म में आपको रीडिंग देगा। ठीक है, पहले इसको गैल्वेनोमीटर वगैरह होता है, लैब वगैरह में यूज किया जाता है। बट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, अभी मैं डिटेल्स आपका बताऊंगा आपको। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना। इंटीग्रेटिंग एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये सब चीज आपके एग्जाम में आया है, तो मैं वो डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ये सब चीज के बारे में। तो ये हम लोग इतने इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हर इंस्ट्रूमेंट को आप लेंगे तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल होगा, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल। तो यदि मैं यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में लिखूं, यहीं पे पहले मैं वर्किंग प्रिंसिपल, तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल होगा, वो कुछ न कुछ इफेक्ट को यूज करता हो डिफ्लेक्ट कराने के लिए, है ना, तो वो उसका हम लोग उसके वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो फर्स्ट इसमें आता है आपका, फर्स्ट मैं यहाँ पे ले सकता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। सेकेंड आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे, मैग्नेटिज्म्स या मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इफेक्ट, जैसे वोल्ट मीटर आपको बनाना हो वेरी हाई रेंज का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हम लोग वहां पे यूज करेंगे, है ना। एंड फोर्थ पॉइंट इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो वर्क करता हो। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट जो हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता हो, है ना। और ऐसे आपके पास बहुत सारे इफेक्ट होता है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट जो केमिकल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करे, केमिकल इफेक्ट। तो दीज आर द प्रिंसिपल, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद मेजर्ड क्वांटिटी, क्या क्या को हम लोग मेजर करते हैं इसके बारे में अपने को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ सब चीज को, फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी। अब मेजर्ड क्वांटिटी क्या क्या होते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले मैं मेजर्ड क्वांटिटी की बात करूं यहाँ पे, तो करंट, सेकेंड वोल्टेज, थर्ड पावर, फोर्थ पावर फैक्टर, है ना, फिफ्थ एनर्जी। दिस आर द मेजर्ड क्वांटिटी। ये सबको मेजर्ड करने के लिए, ये सबको मेजर करने के लिए हम लोग ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो दिस आर द मेजर्ड क्वांटिटी जिसको अपने को मेजर करना हो, ठीक है। तो इसको मुझे मेजर करना है तो कोई इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अब वो कोई इंस्ट्रूमेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसका पर्सनल एक वर्किंग प्रिंसिपल होगा, है ना। तो ये सारा चीज आपका बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए आज का पहला लेक्चर ये जो है सेकंड चैप्टर का मैंने फंडामेंटल ही रखा है, बेसिक ही रखा है, जिसको आपको एक बार समझना है, देन उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, है ना, क्या होता है एक्चुअली में डेफिनेशन मैं बात करूंगा। फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, ऐसे करते करते हम लोग जितने भी आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है ना, आपका जैसे कि वहां पे डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, व्हाई नेसेसरी डैम्पिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट, ये सारे बातों पे मैं बात करूंगा। तो ये हो गया मेरा थ्योरेटिकल पार्ट। इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि एसेंशियल टॉर्क, ये सब चीज के बारे में भी देखेंगे हम लोग, है ना। एसेंशियल टॉर्क के बारे में मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे टॉर्क है जो एसेंशियल होता है। तो फर्स्ट यहां पे आएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। सेकेंड यहां पे आएगा कंट्रोलिंग टॉर्क, एंड थर्ड यहां पे आएगा डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, राइट। ये हो गया। अब फिर से आप यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो आपके पास दो टाइप का रहेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क दो टाइप का रहेगा, एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में, और सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में, ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। और डैम्पिंग टॉर्क की जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो डैम्पिंग टॉर्क भी तीन टाइप का होगा। एक होगा आपका एडी करंट डैम्पिंग, देखेंगे हम लोग इसमें भी, ठीक है। एंड सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एंड लास्ट डैम्पिंग टॉर्क है हमारा कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये डैम्पिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक चीजें हैं, इतना हमारा क्या है, फंडामेंटल है, राइट। इतना हमारा फंडामेंटल है। ये सारे चीज अपने को आना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से हम लोग, फिर हम लोग बारी बारी हर एक चीज को देखेंगे, है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन वाइज बात कर लेते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट का। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है। इस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैंने पहले बताया था, दिस इंस्ट्रूमेंट डजंट गिव डायरेक्ट रीडिंग्स, है ना। ये डायरेक्ट रीडिंग आपको नहीं देगा, बट इट गिव रीडिंग इन टर्म्स ऑफ मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट के टर्म में ये रीडिंग देगा, डिफ्लेक्शन देगा, राइट। ये हो गया। बट these are accurate meter, hence these instruments are used in the laboratory. These are accurate meter, hence these instruments are used in research laboratory. और इसका एग्जाम्पल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसका एग्जाम्पल है, ये आपको पूछा जाता है।
कि ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता, ये इनडायरेक्ट रीडिंग देता है ना। और ये एक्यूरेट मेथड होता है, लेबोरेटरी में इसको यूज किया जाता है, मीटर कांस्टेंट के टर्म में रीडिंग देता है। ओके, एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट गिव द डायरेक्ट रीडिंग, इट गिव डायरेक्ट रीडिंग। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में ना एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को ही सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बन गया, अब हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, एक स्केल यूज करते हैं, उस स्केल में कैलिब्रेशन यूज किया जाता है, एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब क्या है कि वैल्यूज को पुट करना स्केल में, स्टैंडर्ड वैल्यूज को स्केल में पुट करना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। ठीक है, उसको हम लोग कैलिब्रेशन बोलेंगे। जैसे 1 एम्पियर किसको बोलते हैं, जब एक कूलम एक सेकंड में फ्लो होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो उसको 1 कूलम करंट बोलते हैं। तो कितना क्वांटिटी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं, उस क्वांटिटी को जैसे कि मीटर में प्रॉपर वे में उसको मतलब पुट करना, किसी स्केल में पुट करना, वो होता है कैलिब्रेशन, है ना, कि एक्यूरेट वैल्यू को स्केल में पुट करना, कंपेयर कर करके वो होता है आपका कैलिब्रेशन। क्लियर हो गया। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट गिव द डायरेक्ट रीडिंग, और जैसे कि डायरेक्ट रीडिंग क्या देगा, डायरेक्ट आप जैसे वोल्टेज माप रहे हो तो मेजरमेंट कर रहे हो तो वोल्टेज की वैल्यू दे देगा। ये क्या क्या होता है, पीएमएमसी होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनेमोमीटर, वाटमीटर, इतने बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये आपका ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपको डायरेक्ट रीडिंग देता हो। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का आप क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में पहला आता है आपके पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें आता है फर्स्ट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट which measure the instantaneous value of the quantity to be measured, है ना, जो क्या करता है, which डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, which measured the instantaneous value, which measured the instantaneous value quantity to be measured, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करके किसी भी क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजरमेंट करता है। ठीक है, लाइक ये कोई उसका स्केल है, ये इसका स्केल हो गया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो इस स्केल में जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है, जैसे ए मीटर है, तो जितना क्वांटिटी करेंट का है उसको डायरेक्ट ये क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा यहां से डिफ्लेक्ट करा के। ठीक है, यहां से डिफ्लेक्ट करा के, मान लो थीटा डिग्री यहां से यहां तक है, तो उसको थीटा डिग्री जो भी रिफ्लेक्शन के थ्रू मेजर्ड वैल्यू, जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है उसको मेजर करेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ये मेजर करता है, उसको हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट कराएगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंटर, ये इसमें एक पॉइंटर रहेगा, ये पॉइंटर है, और यहाँ पे इसको बोला जाता है स्केल, ये पॉइंटर है, ये स्केल है। ठीक है, ये थीटा इज द डिफ्लेक्शन। अब इसमें डिफ्लेक्शन, जैसे करंट के कारण डिफ्लेक्ट हो रहा है, जितना आपका करंट फ्लो होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा, तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। अब डिफ्लेक्शन टॉर्क किस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए अपने को प्रिंसिपल को पढ़ना पड़ेगा, टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, किस प्रिंसिपल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो बहुत सारा प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया, वो प्रिंसिपल को हम लोग अभी देखेंगे, इसको हो जाने दीजिए कंप्लीट, है ना, कि कौन सा प्रिंसिपल रहेगा तो कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। राइट, एक दो प्रिंसिपल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये होता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड इसमें आएगा रिकॉर्डिंग, सेकेंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब किसको हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर्ड क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है किसी ग्राफ पेपर में। द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द मेजर्ड क्वांटिटी, द इंस्ट्रूमेंट which record, the instrument which records to the measured quantity by using light ink pen with graph paper, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। जैसे
रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल की बात करूं तो जो भी XY रिकॉर्डर होता है, पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर टाइप होता है, कुछ CRO का भी रिकॉर्डिंग टाइप का आता है, तो दीज आर द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो अपने वैल्यू को, जिस वैल्यू को उसको मेजरमेंट करता है, उसको ग्राफ पेपर में रिकॉर्ड करके आपको रीडिंग देता है, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते जाइए जैसे मैं बोला हूं। तो इसमें XY रिकॉर्डर हो गया, एक आपका पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर टाइप पोटेंशियोमीटर आता है, वो आपका हो गया। तो दीज आर द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में सिंपली एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर जो आता है इंडिकेटिंग टाइप, जिसमें पॉइंटर होता है, स्केल होता है, दीज आर द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आप किसको बोलेंगे? तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने मेजर्ड वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड करता है ना। द इंस्ट्रूमेंट which add measured value to the existing value, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने मेजर्ड वैल्यू को या जो अपने प्रेजेंट वैल्यू को पास्ट वाले वैल्यू में ऐड करते चला जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर की मैं बात करते हैं, एनर्जी मीटर मेरा क्या है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड स्पीडोमीटर, गाड़ी वाड़ी में जो लगी रहती है आपका स्पीडोमीटर, ये भी आपका किस टाइप का है? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो दीज आर द इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू को ऐड करते चली जाती है ना, उसमें वैल्यू को ऐड करते चली जाती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करते जाना मतलब सिंपली ऐड करते जाना वैल्यूज को, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद प्रिंसिपल को देख लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पे एसेंशियल टॉक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देख लिए बेसिक डेफिनेशंस, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टॉर्क के बारे में, एसेंशियल टॉर्क कितने टाइप का होता है, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों प्रोड्यूस होता है। तो पहले प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को समझने में इजी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क, तो वहां पे मैं बताऊंगा स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल कैसे काम करता है। देन मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में आपको डैम्पिंग टॉर्क के बारे में, है ना। तो डैम्पिंग टॉर्क में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप का डैम्पिंग यूज किया जाता है और किस डैम्पिंग को कहाँ यूज करते हैं। जैसे वहां पढ़ोगे एडी करंट डैम्पिंग, तो एडी करंट डैम्पिंग जो होता है, एडी करंट डैम्पिंग का यूज वहां किया जाता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो स्ट्रांग हो, जैसे परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो वहां पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज करेंगे। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, उसको कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो वहां पे किस टाइप का डैम्पिंग यूज किया जाता है, ये सारे बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक दो वर्किंग प्रिंसिपल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना। उसके बारे में कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्ट प्रोड्यूस हो नहीं जाता है ना, पहले वर्किंग प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करता है, उस टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या वर्क करना पड़ता है, ये सब चीज को पहले देख लेते हैं थोड़ा 5 मिनट। ठीक है, फिर हम लोग वहां पे एसेंशियल टॉर्क के बारे में फिर बात कर पाएंगे। ठीक, तो मैं लिख देता हूं वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे, या फिर वर्किंग प्रिंसिपल, राइट। अब इसमें बहुत टाइप के वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले मैं ले लेता हूं, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूं। फर्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो पहला मैं आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट पे कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट
अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट में कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं, है ना। इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस हम लोग कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो ये आपके पास नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, इसलिए नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो कर रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है, राइट। ये क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें आप जानते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, मान लो मैं एक कंडक्टर लेता हूं और इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल प्लेस करता हूं, ठीक है। ये पैरेलली मैं इस कंडक्टर को ऐसा रख देता हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैं रख देता हूं, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखूंगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या इस कंडक्टर को कट कर रहा है क्या? यदि आप देखेंगे तो केवल एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको कट कर रहा है ना, ठीक। तो पैरेलल रख रहा हूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा मैग्नेटिक इस कंडक्टर को मैग्नेटिक लाइन ऑफ या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा कट नहीं कर रहा है पैरेलल रखने पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अभी हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अभी मान के चलो 0 होगा। क्यों 0 होगा अभी हम लोग समझेंगे, पहले समझो। 3 केस मैं लेता हूं, मान लो यहीं पे मैं अब मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, ठीक है। ये देखिए ऐसा करके ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अभी थोड़ा सा बस मशीन का थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे कंडक्टर को ऐसा रख दिया, वर्टिकली रख दिया, इसकी इस मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल रख दिया। तो जितने भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रहा है, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूज करूँ या मैग्नेटिक फील्ड यूज करूँ, एक ही चीज है ना, समझना आप लोग, ठीक है। तो पूरा इसको कट कर रहा है, ठीक है, पूरा कट कर रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा, इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स हो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखो इसी को मैं एक केस और लेता हूं, यहाँ पे एक केस और यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। मान लो जो कंडक्टर था ये तो फ्लक्स डेंसिटी हो गया, फ्लक्स डेंसिटी, ये फ्लक्स डेंसिटी, ये कोई कंडक्टर का लेंथ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं उसको यहाँ से थीटा डिग्री इंक्लाइन रखा, यहाँ से थीटा डिग्री इंक्लाइन रखा और इसको मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट कराया, एंगुलर स्पीड से मैंने रोटेट कराया, रेडियन पर सेकेंड उसका यूनिट होता है, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, मैंने इसको इस डायरेक्शन से रोटेट कराया, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, कितना डिग्री इंक्लाइन है, थीटा डिग्री, ठीक है। मान लो इसको ओमेगा डिग्री यहाँ से रोटेट कराया इस डायरेक्शन, पहले पैरेलल रखी हुई थी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, अब मैंने उसको थीटा डिग्री यहाँ से रोटेट कराया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो टी टाइम में ये कितना रोटेट करेगा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा टी टाइम में, थीटा बाई टी होगा, या हम लोग सिंपली थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, ओके। ये हो गया। तो इसके कारण जैसे मैंने इसको इंक्लाइन रखा और ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर सिंपली कंसीडर कर लीजिए आप, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है। अभी लॉरेंज प्रिंसिपल मैं थोड़ा समझा रहा हूं, हालांकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ये मैं परमानेंट मैग्नेट में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, अभी केवल समझिए। तो इसमें जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, मान लो एक फोर्स आपका इधर रोटेट करा रहे हो तो एक फोर्स मान लो इधर लग रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग मान लो रोटेट करा रहे हैं, चलो, या करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आप इसको रखे हो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ और करंट फ्लो करा है तो इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये जो फोर्स जो प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, अभी मैं बता दूंगा सब चीज, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, क्लियर है। और ये जो लॉरेंज फोर्स यहाँ पे होगा ये BIL साइन थीटा होगा, या फिर इस लॉरेंज फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में आपको लिखना है तो ये लॉरेंज फोर्स वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आई आपका बाहर निकल गया, B क्रॉस L, ये हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, ऐसा B क्रॉस L इन टर्म्स ऑफ किसके, वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। और सिंपली आप स्केलर के फॉर्म में लिखेंगे तो BIL साइन थीटा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
तो ये जब किसी कंडक्टर में किसी करंट कैरिंग जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस करते हो, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो, ठीक, तो यदि वो कंडक्टर इसके पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन उसको आप थीटा डिग्री घुमा देते हो, इसको इंक्लाइन कर देते हो, तो इसमें दोनों तरफ, इस तरफ से और इस तरफ, है ना, एक फोर्स क्रिएट होगा और ये कंडक्टर फिर उसमें क्या करने लगेंगे, घूमने लगेगा, जिसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उस फोर्स को सिंपली आप लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। तो अभी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे तो वही है, हमारे पास परमानेंट मैग्नेट रहेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, उसके बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग रखेंगे या कॉइल को रखेंगे, तो उस मैग्नेट के बीच में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप हुआ है, अब उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड खुद एक्सपीरियंस करने लगेगा, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और पहले से मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वहां पे रिएक्शन होगा, और उसके कारण वो जो आप कॉइल जो रखे हो बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें एक फोर्स क्रिएट होगा और उस फोर्स के कारण वहां पे टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज इसी कारण जो आपका जो पॉइंटर रहेगा, वो पॉइंटर उस कॉइल से अटैच रहेगा, और जैसे ही आपको वो कॉइल वहां पे रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ पॉइंटर में भी डिफ्लेक्शन होगा, और पॉइंटर आपका वहां पे रीडिंग देने लगेगा। तो इस तरीके से आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें डिफ्लेक्शन आता है, समझ में आ गया। तो पूरा डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डीसी मोटर के प्रिंसिपल को और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी लॉरेंज फोर्स आपको बस समझ में आना चाहिए कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो वो कंडक्टर या वो कॉइल जो है एक फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगता है, उस फोर्स को हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे, और वो जो लॉरेंज फोर्स होगा वो BIL sin थीटा होगा, ठीक है। इसका मतलब B का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यहां से यहां कितना है उस मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी। दूसरी बात, फोर्स जो क्रिएट होगा वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो कंडक्टर प्लेस किए हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उस कंडक्टर का लेंथ कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड दूसरी बात यह कि उस कंडक्टर में कितना आप करंट दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कंडक्टर अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा तो वो करंट के बेसिस पे ही सेटअप होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल, ये सब पे भी डिपेंड करेगा। बट अभी हम लोग पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट पे तो वो सब मैं डिराइव करके अच्छे से आपको बताऊंगा कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है ना। और साइन थीटा इज द एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, है ना। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, मतलब इस पोजीशन पे आओगे तो फोर्स आपको मैक्सिमम मिलेगा, बट व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 तो इस पोजीशन में आप रहोगे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको वहां पे टॉर्क जो है वो क्या मिलेगा, या फोर्स जो है वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया आपका। डिटेल में पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। लॉरेंज प्रिंसिपल लगा रहा हूं तो फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो सब मैं बात करूंगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, राइट हैंड रूल क्या है, सब लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, लॉरेंज प्रिंसिपल, ये सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जब इसका मैं यूज करूंगा अगला लेक्चर में परमानेंट मैग्नेट वाले में, उसमें मैं क्लियर बता दूंगा सब चीज को, ठीक हो गया। ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक, चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलो, मैंने अभी नॉर्थ एंड साउथ दो पोल बना दिया है तो वही चीज है, ठीक है। अब एक और बता देता हूं मैं दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ठीक है। सेकंड में बात कर लेता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। मान लो ये हमारे पास कैपेसिटर जैसे दो प्लेट है, ये कैपेसिटर जैसे हमने यहाँ पे दो प्लेट यूज किया। अब जैसे ही हमने इस कैपेसिटर को, जिस वोल्टेज को अपने को मेजरमेंट करना हो, हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, तो जिसको मेजरमेंट करना हो उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो बैटरी का जो हाई वोल्टेज मैं दे रहा हूँ वो पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस प्लेट में केवल पॉजिटिव बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वहां के प्रोटॉन को खींच लें, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज को खींच लेंगे तो इस वाले प्लेट में क्या आएगा, नेगेटिव, जैसे कैपेसिटर में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जब यहाँ पे बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तो ये वाला प्लेट जो है इसको हम लोग फिक्स रखेंगे, इसको हम लोग क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे अपने जगह पे, ये मूव नहीं करेगा। और इसको हम लोग क्या रखेंगे, मूविंग रखेंगे, ये इसको हम लोग मूविंग रखेंगे, ये मूव करेगा। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, ठीक है, अभी लिख देंगे इधर,
इसके लिए हम लोग यहां से एक स्प्रिंग यूज किए, ठीक, और यहां पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और यहां पे हम लोग एक स्केल यूज करेंगे इस जगह पे ऐसे करके, और उसी के साथ हम लोग इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे यहां से, ठीक है। तो ये फिक्स्ड प्लेट हो गया, ये हमारा फिक्स्ड प्लेट हो गया, ठीक है। इसको मैं फिक्स्ड प्लेट बोल दिया, इसको मैं बोल दिया मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट, राइट। अब जैसे ही हमने यहाँ पे जो वैल्यू को मेजरमेंट करना हो, जो वोल्टेज को, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे चार्ज बनेंगे प्लेट पे, और जितना चार्ज बनेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे एक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स काम करेगा। जितना चार्ज यहाँ पे बनेगा उस हिसाब से ये नेगेटिव, ये तो फिक्स्ड है ना, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा, या है ना, ये तो इधर आएगा नहीं, तो इसी को मूव करना पड़ेगा। इस प्रकार से जब इसमें मोशन क्रिएट होगा यहाँ पे, तो ये जो है इसे मोशन करने लगेगा, ये वाला प्लेट, और ये मोशन करेगा। तो इस प्रकार से इसके साथ पॉइंटर अटैच है, ये पॉइंटर जो है यहाँ पे क्या करेगा, स्केल में अपना रीडिंग देने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो है ना, वोल्ट मीटर, हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं, और उसी के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पे परमानेंट डीसी, जैसे वहां पे हम लोग परमानेंट डीसी टाइप का पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट ना, वो केवल डीसी मेजरमेंट के लिए काम आता है, इंडक्शन टाइप केवल एसी के लिए, और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह हम पढ़ेंगे, वो एसी डीसी दोनों के लिए होता है ना। आप चाहे आप वहां पे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वगैरह ले लो, ए मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एसी डीसी सबके लिए काम करता है ना। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये होता है सिंपल आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये होता है आपका सिंपल प्रिंसिपल, ठीक। चलो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लो ये आपके पास नॉर्थ है और ये आपके पास क्या है, साउथ है। यहाँ पे आपने कोई कंडक्टर को रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट ऐसा है, ये ऐसा है, और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जो है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है बी, ठीक है। आपने इसको करंट दिया है, किस डायरेक्शन में दिया है, इस डायरेक्शन में, तो इसमें एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक बैटरी ले लेता हूँ, ठीक है, ये माइनस ये प्लस ले लिया, तभी तो करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, है ना, इस डायरेक्शन में, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप प्लेस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ या फिर लॉरेंज फोर्स, सॉरी अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, यहाँ पे एक लॉरेंज फोर्स क्रिएट होगा। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इस कंडक्टर में, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि आपका फ्लक्स यहाँ पे है ही, यहाँ पे आप करंट दे ही रहे हो, तो करंट किसी कंडक्टर में दोगे तो अपना खुद को मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो दोनों में तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। दूसरा, एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जब दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स क्रिएट होगा ही, दोनों में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, कुछ ना कुछ तो होगा, जिसके कारण ना ये कंडक्टर जो है वो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो फोर्स क्रिएट होगा। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा, उसको यहाँ पे जानने के लिए यहाँ पे फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया मोटर के लिए, और जनरेटर के लिए जनरली हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते। तो अभी ये तो मोटर है, मैं करंट दे रहा हूं इसको, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए, ये जो है, ये हमारा जो फर्स्ट फिंगर होता है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को, और ये हमारा मिडिल फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये हमारा थंब है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन, है ना, डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर रोटेशन, कि किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, या किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। तो जब इसको हम लोग ऐसा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, हम लोग अपने थंब को या फिर अपने हैंड को ऐसा स्ट्रेच करें, ये सब फिंगर्स को, कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा फ्लक्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। करंट जो है इस नीचे की ओर जा रहा है, इस कंडक्टर में फोर्स में चेक करो तो ये डाउनवर्ड है करंट, तो ये हो गया मेरा डाउनवर्ड को दिखा रहा है। तो जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर में वो ऊपर की ओर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, इस कंडक्टर में इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे ऊपर की ओर लगेगा, और कंडक्टर में इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा ऐसे इधर लगेगा। इसका मतलब मेरे पास कोई कंडक्टर है, मान लो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फोर्स इधर
ऊपर की ओर लग रहा है, इसमें फोर्स इधर नीचे की ओर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, है ना। इधर से फोर्स इस साइड पे ऊपर की ओर लग रहा है और इस साइड पे नीचे की ओर लग रहा है, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, राइट। क्लियर हो गया। तो वही है, तो उसी डायरेक्शन को जानने के लिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी को जानने के लिए फ्लेमिंग ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल दिया था। लॉरेंज ने तो ये बता दिया था कि वहां पे एक फोर्स क्रिएट होगा, बट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इसको जानने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया, जिसको हम लोग सिंपली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोल देते हैं इन केस ऑफ मोटर, बट इन केस ऑफ जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलते हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो ये हम लोग डायरेक्शन को जान गए, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, हम लोग सिंपली ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। ये मान लो आपके पास दो कंडक्टर है, इसमें करंट एंटर कर रहा है, इसमें करंट बाहर निकल रहा है। ये इनवर्ड आउटवर्ड आप जानते हैं, डॉट मतलब इनवर्ड, क्रॉस मतलब आउटवर्ड। मशीन पढ़ाएंगे तो पूरा आपको बताया जाएगा, है ना। अभी इंस्ट्रूमेंट में मैं थोड़ा सा परमानेंट मैग्नेट में बात करूंगा, बाकी मशीन में कभी भी पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में उसका बताऊंगा ये सब क्या होता है, प्रिंसिपल, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पहले मैं समझा दूंगा आपको। BEE में वैसे मैं बात किया हूँ बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये है, ये मान लो मेरे पास नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये जो कंडक्टर है इसमें जो फोर्स क्रिएट होगा इस इनवर्ड वाले कंडक्टर में, मतलब इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, ये क्रॉस है मतलब आउटवर्ड और ये डॉट है मतलब इनवर्ड, तो इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, जिसके कारण कंडक्टर जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आपका कंडक्टर रोटेट कर रहा है और यहाँ पे मेरा स्केल है, उसी के साथ ये ऐसे अटैच्ड रहेगा। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वो पॉइंटर भी रोटेट करेगा और आपकी स्केल पे डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ये कुछ प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे इंडक्शन है, वो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। इंडक्शन मतलब ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी कंडक्टर को प्लेस कर दोगे तो वो उन दोनों के बीच में इंडक्शन होगा। जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है, बिल्कुल वही प्रिंसिपल है, उस पे काम करेगा वो इंडक्शन जो है। वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल आपको पता है तो वो भी पता होगा। तो इतना में आपको समझ में आ गया कैसे डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीनों टाइप का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, तीनों टाइप के टॉर्क के बारे में, एसेंशियल टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं, टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है एंड डैम्पिंग टॉर्क क्या है, राइट। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एसेंशियल टॉर्क के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एसेंशियल टॉर्क के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैंने लिया है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। मतलब मेरे 5 एम्पियर का करंट मेजरमेंट करना हो तो 5 एम्पियर का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। इफ इट इज एमीटर 5 एम्पियर मेरे को 5 एम्पियर मुझे मेजरमेंट करना है तो डिफ्लेक्ट कितना होगा, केवल उस 5 एम्पियर के बेसिस पे होगा। मतलब 5 एम्पियर जहां पे आपका स्केल में होगा उसके आसपास में जाके रुक जाना चाहिए। यदि आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहेगा अगर, तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वहां पे नहीं रुकेगा, वो पूरा पूरा चला जाएगा। तो अभी हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी टू बी मेजर्ड का। और दूसरी बात, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है ना। ये टॉर्क कहां से प्रोड्यूस होता है, तो इससे पहले मैंने अभी आपको प्रिंसिपल पढ़ाया। प्रिंसिपल में मैंने जैसे बताया कि लॉरेंज फोर्स होता है, फोर्स के कारण फोर्स इनटू परपेंडिकुलर करोगे तो टॉर्क मिल जाएगा। तो ये कोई ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल यूज करता होगा इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आप मोटर में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपको समझ में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके थ्रू ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड थर्ड, फॉर द प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द पॉइंटर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो पोजीशन, ठीक है। जब भी यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो पॉइंटर जो है जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो से अपने फाइनल पोजीशन पे जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो पोजीशन। इफ द मीटर प्रोवाइडेड ओनली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द पॉइंटर इंडिकेट फुल वैल्यू। वही मैंने बोला, यदि मीटर में मैंने कंट्रोलिंग टॉर्क का व्यवस्था नहीं किया, कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने नहीं लगाया, केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही प्रोड्यूस किया, तो जैसे मोटर गोल गोल घूमते रहता है, यहाँ भी पॉइंटर उसी तरीके का घूमने लगेगा कि फुल स्केल वैल्यू पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि उसके पास तो घूम नहीं पाएगी, उसके बाद आगे वो घूम नहीं पाएगी, तो फुल स्केल पे जाकर रुक जाएगी। जहां पे रुकना रहेगा वहां पे रुक नहीं पाएगी। उसके लिए और अदर टाइप का वहां पे टॉर्क हम लोग यूज करना पड़ता है। तो उसी को जिस वैल्यू पे उसको रोकना है, जैसे कि कुछ जो वैल्यू मेजरमेंट करेगा उसके पास रोकना है उसको, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या टॉर्क यूज करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। उसी के लिए तो कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू स्टॉप द पॉइंटर एट द रिक्वायर्ड फाइनल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू पे स्टॉप कराने के लिए पॉइंटर को, फाइनल वैल्यू पे पॉइंटर को स्टॉप कराने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करेंगे। और अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या हो जाता है,
कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल हो जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन पॉइंटर जो रहता है वो फाइनल अपना फाइनल पोजीशन पे रुक जाएगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या है कि पॉइंटर पे इधर से मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है और इधर से क्या लग रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा, इधर से जो टॉर्क लग रहा है और इधर से जो टॉर्क लग रहा है, दोनों टॉर्क जब इक्वल हो जाएगा तो ये अपने फाइनल पोजीशन पे रुक जाएगा। बट रुक तो जाएगा, लेकिन इधर से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये कंटिन्यू क्या करते रहेगा, वाइब्रेट करते रहेगा ऐसा। तो इस वाइब्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए, इस ऑसिलेशंस को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डैंपिंग टॉर्क यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों यूज किया जाता है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को स्केल में डिफ्लेक्ट कराने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग वहां पे यूज करेंगे। जीरो पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिफ्लेक्ट कराने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज करेंगे। ये तो पहला टॉर्क क्यों यूज किया जाता है, समझ में आ गया। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों जरूरी है, केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से हमारा काम नहीं बनेगा। यदि कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं लगाएंगे तो हमारा पॉइंटर उस पॉइंट पे नहीं रुकेगा जिस पॉइंट पे अपने को रीडिंग लेना हो। जैसे मुझे 10 एम्पियर करंट मेजरमेंट करना हो पॉइंटर और 15 एम्पियर का फुल स्केल मेरा वैल्यू है, तो ये तो 15 एम्पियर पे ही जाके रुकेगा, 10 एम्पियर पे तो रुकेगा नहीं, है ना। यदि मैं कंट्रोलिंग टॉर्क यूज नहीं करूंगा तो उसको फाइनल वैल्यू पे रोकने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क। ओके, अब कंट्रोलिंग फाइनल वैल्यू पे तो हमने कंट्रोल कर लिया, पॉइंटर को रोक लिया है, फिर भी हमारा पॉइंटर कंटिन्यू ऑसिलेट कर रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू पे नहीं रुक रहा है, तो कैसे रीडिंग लेंगे हम। हमारे लिए रीडिंग लेना एक मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी वो 10 एम्पियर मान लो उसको देना है रीडिंग, तो कभी वो 7 से 10 हो रहा है, कभी 10 से 13 हो रहा है, ऐसे कंटिन्यू वाइब्रेट कर ही रहा है, वहां पे ऑसिलेशन कर ही रहा है। तो उसको स्टेडी स्टेट में रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए हम लोग वहां पे तीसरे टाइप का टॉर्क यूज करते हैं। उस टॉर्क को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, डैम्पिंग टॉर्क, राइट। उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क, जो उसको डैम्प करेगा, रोकेगा एक फिक्स्ड जगह पे। ठीक है, तो ये होता है डैम्पिंग टॉर्क। द पॉइंटर मेक्स ऑसिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू फाइनल वैल्यू, टू एलिमिनेट दिस ऑसिलेशन डैम्पिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको क्या करना है, द पॉइंटर मेक्स ऑसिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनल वैल्यू। आप ही बताइए, कोई आपके पास फोर्स है, मान लो ये कोई पॉइंटर है, आपने इस पे इधर से फोर्स लगाया और इधर से दोनों तरफ से आपने इसमें फोर्स लगाया, तो दोनों तरफ से इसमें फोर्स लगेगा तो इसमें ऐसे करके वाइब्रेशन होगा। इस वाइब्रेशन जब तक होते रहे तो क्या आप रीडिंग ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि ये तो कई जगह पे वेरी कर रहा है, कई जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, तो फिक्स्ड वैल्यू किसको मानेंगे, नहीं मानेंगे, एरर आएगा वहां से, है ना। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस ऑसिलेशन डैम्पिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए डैम्पिंग टॉर्क की नीड होती है। डैम्पिंग टॉर्क उसको डैम्प प्रोवाइड करता है, जिससे ऑसिलेशन जो है वो रुक जाता है, राइट। तो ये हो गया 3 टाइप का टॉर्क क्यों जरूरी होता है। तीनों टॉर्क समझ में आ गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। अब बात करता हूं मैं, कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं तो ठीक है भैया, कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करेंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं। क्या, स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, इसमें स्प्रिंग का बना हुआ, फास्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्प्रिंग, अभी वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। एंड सेकेंड होता है यहीं पे ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी मतलब एक हम लोग लोड यूज करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, जिसको जो ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटी कंट्रोल, कंट्रोलिंग टॉर्क, ग्रेविटी कंट्रोल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक स्प्रिंग कंट्रोल, एक ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक, और डैम्पिंग टॉर्क की मैं बात करूं तो डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पे 3 टाइप का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क एडी के बारे में बताऊंगा, एडी करंट डैम्पिंग के बारे में। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट को हम लोग यूज करके डैम्पिंग प्रोवाइड करेंगे। दूसरा अपने पास होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एंड थर्ड हमारे पास रहेगा फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, ये 3 टाइप को वहां पे हम लोग डैम्पिंग यूज करने वाले हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं, है ना, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया हूँ इस कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग कंट्रोल को समझने के लिए। ठीक है, ये तो स्प्रिंग कंट्रोल का है,
सबसे पहले डायग्राम का थोड़ा बात करूं तो ये दो स्प्रिंग हम लोग यूज करेंगे। दिस इज स्प्रिंग नंबर 1, दिस इज स्प्रिंग नंबर 2। स्प्रिंग जो है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। थोड़ा फॉस्फर ब्रॉन्ज थोड़ा हाई रिजिड मतलब वो होती है, मतलब थोड़ा टाइट टाइप की होती है इसकी, है ना, हाई रिजिड टाइप का होता है। और दूसरी बात फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल भी है। तो स्प्रिंग का यहाँ पे दो फंक्शन होता है। एक तो पहला कि ये कभी कभी कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में क्वाइल को सप्लाई देने का काम करती है, इट सप्लाई द क्वाइल, है ना, और कनेक्ट टू द सप्लाई, क्वाइल कनेक्टेड टू द सप्लाई बाय यूजिंग स्प्रिंग। और ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। और थर्ड ये है कि इस स्प्रिंग का दूसरा काम ये होता है कि वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो पहला एक तो कनेक्शन सप्लाई देने का काम करता है स्प्रिंग, और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, तीसरा फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। ये सारे क्वेश्चन आया हुआ है ना, फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। और स्प्रिंग यूज करने का डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो इसमें एक एजिंग इफेक्ट होता है और टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब टेम्परेचर का स्प्रिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं न कहीं स्प्रिंग जो है वो ढीला हो जाएगा कुछ टाइम यूज करने के बाद, या एजिंग इफेक्ट के कारण अभी तो नए में ठीक काम करेगा, पुराना हो जाएगा तो उसका काम जो है ढीला पड़ जाएगा। ये एजिंग इफेक्ट होता है ना, मोटा मोटा मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। स्प्रिंग जो होता है कुछ कुछ और प्रॉपर्टी होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का, उसको आपको सर्च करना है, ठीक। अब देखिए ये जो होता है ना, यहाँ पे इसको बोला जाता है पायोट या पियोड बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग। ये दो पियोड होता है ऊपर और नीचे में, ये आपका है, ठीक है, ये। और ये जो दिख रहा है ये लंबा सा ये रॉड टाइप का जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको स्पिंडल। ये होता है आपका स्पिंडल, राइट। ये तो स्केल है, ये तो स्केल जैसे दिख रहे हैं ना, स्केल है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये तो पॉइंटर है, ये पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है आपके पास, ठीक। तो इसमें होता क्या है, एक जैसे ही इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता है, ये इस डायरेक्शन में, तो एक स्प्रिंग जो होता है वो वाउंड करने लगता है, यहाँ पे वाउंडेड, एक स्प्रिंग में वाउंडेड होना था, और एक स्प्रिंग जो है लूज होता है, एक स्प्रिंग टाइट होता है ना। मैं बोल देता हूँ एक जो है वो टाइट होता है और दूसरा स्प्रिंग जो है लूज होता है, ठीक है। ये तो स्प्रिंग का और एक फंक्शन होता है, स्प्रिंग का दूसरा फंक्शन होता है, मान लो सप्लाई अचानक से चली जाती है तो पॉइंटर को फिर से जीरो पोजीशन में लेके आने का काम भी स्प्रिंग करती है। और कई इंस्ट्रूमेंट में इसी दोनों स्प्रिंग के थ्रू सप्लाई भी देता है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करती है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड करती है, वही वाउंडेड होके, जैसे ये स्पिंडल के साथ अटैच रहता है ना। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो ये इसके साथ ही साथ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये पॉइंटर, ये डिफ्लेक्शन होगा, ये इसमें स्पिंडल घूमेगा। स्पिंडल जैसे ही घूमेगा तो एक स्प्रिंग जो है वो टाइट होगा और एक स्प्रिंग ढीला होगा, तो जो टाइट होगा वही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करेगा, है ना। जितना आपका डिफ्लेक्ट करेगा उतना ज्यादा टाइट होगा और दूसरा ढीला रहेगा, है ना, मतलब एक टाइट होगा एक लूज होगा। तो ये जो टाइट होगा वही आपका वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क की तरह बिहेव करेगा, वही उसको उधर जाने से रोकेगा, मतलब और फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने से रोकेगा। तो ये होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। वाउंडेड टाइटली, वाउंडेड लूजली हम लोग बोलते हैं, वही है। तो ये सारे फंक्शन होता है स्प्रिंग का, ठीक। इसलिए स्प्रिंग को थोड़ा उसी टाइप का बनाया जाता है, दैट्स व्हाई हम लोग वहां पे फॉस्फर ब्रॉन्ज सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोग समझ सकते हैं स्प्रिंग टॉर्क में, ठीक। तो चलिए यहाँ पे मैं ग्रेविटी कंट्रोल, सेकंड मैं ग्रेविटी कंट्रोल यहाँ पे कंसीडर किया हूँ। ये ग्रेविटी कंट्रोल का सेटअप है। देखिए तो यहाँ पे दो वेट होगा, एक वेट आपका यहाँ पे होगा, है ना, एक वेट यहाँ पे होगा। इस वेट को बोला जाता है कंट्रोल वेट, इस वेट को सॉरी बैलेंस वेट बोला जाता है इसको। ये आपका होता है बैलेंस वेट, ये आपका बैलेंस वेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो W1 है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वेट, कंट्रोलिंग वेट या कंट्रोल वेट, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये ग्रेविटी कंट्रोल करेगा, ग्रेविटी को कंट्रोल कर, उसके कारण बैलेंस में आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। अब ये सब तो पॉइंटर है, ये आपको पता है, ये आपका पॉइंटर, ये पॉइंटर है ना, ये स्केल, ये पॉइंटर स्केल। ये जो होता है यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसको स्पिंडल, स्पिंडल, ठीक है। ये हो गया सिंपली, ठीक। अब देखिए कैसे वर्क कैसे करता है ना। अब देखिए ये जो होता है, ये जो ग्रेविटी है, अभी जब जीरो पोजीशन पे है आपका, यहाँ पे रीडिंग मान लो पॉइंटर जीरो पे है, तो एक और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही सेटअप रहता है। ये आपका बैलेंस वेट यहाँ पे रहता है, जो इसको पॉइंटर को बैलेंस करेगा, जितना पॉइंटर का वेट उतना बैलेंस वेट रहेगा, वो पॉइंटर को बैलेंस करता है।
एक आपका होता है कंट्रोल वेट। मान लो मैंने इसको अब थीटा डिग्री घुमा दिया, मान लो पॉइंटर आपका इधर घुमा, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इधर लगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका लगा, ठीक है। तो ये सब चीज ऐसे करके पॉइंटर आप इस पोजीशन से यहाँ पे आएगा, तो ये भी यहाँ से यहाँ आएगा और ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब थीटा डिग्री सब में डिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे देखो ये तो वेट है, इस पे एक ग्रेविटी, ये नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ऐसा इतना फोर्स, कितना फोर्स लगेगा W1, ये नीचे की ओर फोर्स लगेगा कितना W1, ठीक है। और ये जो फोर्स है यहां से कितना डिग्री बना रहा है, ये जो फोर्स है यहां से वो आपका थीटा डिग्री बना रहा है, कितना फोर्स है यहां से, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री, राइट, यहां से थीटा डिग्री बना रहा है। अब ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक ये जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए यहां पे। तो ये W1 है, यहां पे ब्रेक होगा, W1 cos थीटा, इसके साथ एंगल बन रहा है तो W1 cos थीटा पे ब्रेक होगा, और यहां पे जो ब्रेक होगा वो आपका W1 sin थीटा पे ब्रेक होगा, W1 sin थीटा पे, मतलब दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक W1 cos थीटा में ब्रेक हुआ, एक W1 sin थीटा। क्यों? ये आपका वेट है, जैसे ये इधर आपका मूव किया तो ये वेट है, तो नीचे की ओर एक अपना क्या लगाएगा, अपना ग्रेविटी लगाएगा नीचे की ओर, है ना। ये वेट है, वेट को जैसे ही आप इधर आ गया तो वेट अपना नीचे की ओर ग्रेविटी लगाएगा, तो ये उसका वेट हो गया, वेट का मान लो W1 उसका जो भी वेट होगा ये हो गया। अब ये नीचे की ओर ग्रेविटी लगाएगा, उसका खुद का वेट है, वे W1 = m × g। मान लो यहां से लेकर के लेंथ इसका L है, यहां से लेकर के इसका लेंथ जो है L है, इस पूरे इस वेट का, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, वो फोर्स क्या होगा, mg होगा। अब ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, यहां से थीटा डिग्री, इस एक्सिस से ये थीटा डिग्री बना रहा है वेट जो है, तो ये W1 cos थीटा, ये W1 sin थीटा में ब्रेक होगा। क्लियर हो गया। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखो अब उधर लग रहा है, तो हमारा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क = हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क = W1। ये जो है मान लो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या तो हम लोग बोल सकते हैं वो उधर घूम रहा है तो उसको घूमने से ये वाला कंपोनेंट जो है रोक रहा है, W1 sin थीटा उसको घूमने से रोक रहा है ना। तो ये हो जाएगा W उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, कहने का मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो अपोजिट डायरेक्शन में, यदि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका इधर लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो वो क्या है, W1 sin थीटा है। तो W1 sin थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क है, ठीक है। W1 sin थीटा हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क है, और ये किसके कारण लग रहा है, इसी ग्रेविटी के कारण। ये जो यहाँ पे वेट है, इस वेट का अपना खुद का ग्रेविटी होगा, इस ग्रेविटी के कारण ही दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, ये कंपोनेंट में और ये कंपोनेंट। तो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क। तो आई कैन राइट कंट्रोलिंग टॉर्क = W1 sin थीटा एंड दिस कंट्रोलिंग टॉर्क इज आल्सो टॉर्क, ये तो फोर्स हो गया, कंट्रोलिंग टॉर्क = क्या हो जाएगा, ये तो फोर्स हो गया ना W1 sin थीटा, ये फोर्स, तो टॉर्क = क्या होता है, फोर्स W1 sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास कितना L है, तो TC = क्या हो जाएगा, W1 L sin थीटा। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, TC W1 को m मान लो इसका कुछ मास होगा, G इज द ग्रेविटी 9.81 × L sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क का। तो यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है ना, ये सब की वैल्यू दे देगा, mgl sin थीटा पे एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो थीटा वगैरह निकालना रहता है, कभी कभी लेंथ निकालना रहता है, इस पे आपको काम करना है, सारा वैल्यू पता रहता है, ठीक है। तो ये जो है इस कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को वहां पे बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यही वेट है जो ग्रेविटी कंट्रोल के प्रिंसिपल पे काम करेगा वहां पे। इतना क्लियर है, बस इसी को बस समझना रहता है यहाँ पे, ये कैसे ब्रेक होता है फोर्स में, वही आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल के बाद डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। अब ग्रेविटी के कारण या स्प्रिंग कंट्रोल, ये कंट्रोलिंग टॉर्क तो हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसके कारण आपका पॉइंटर जो है वो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक भी गया है, लेकिन पॉइंटर अभी भी क्या कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, अभी भी ऑसिलेशन हो रहा है। तो उस ऑसिलेशंस को कम करने के लिए, उस ऑसिलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे,
कंट्रोलिंग, हम लोग यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग टॉर्क होगा वो आपके पास 3 टाइप का डैम्पिंग टॉर्क होगा। डैम्पिंग टॉर्क 3 टाइप का आपके पास रहेगा, जिसमें पहला है आपके पास एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग, और एडी करंट डैम्पिंग को वहां यूज किया जाता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, स्ट्रांग हो। एडी करंट डैम्पिंग को हम लोग समझते हैं, मान लो ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये आपके पास एक मैग्नेट है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ठीक है, ये नॉर्थ एंड साउथ है। और यहाँ पे हम लोग कोई डिस्क को रखते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कोई डिस्क है, मान लो एल्यूमिनियम का डिस्क है, उसको मैं रखूंगा, ठीक। तो नॉर्थ से साउथ में फ्लक्स जो है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नॉर्थ से साउथ में। अब उसके पास कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रखेंगे, तो इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का अपना खुद का क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें कोई करंट मान लो फ्लो हो रहा है आई, तो इस करंट के कारण यहाँ पे ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। वो ईएमएफ मान लो क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, आई बाई आर है, तो इसमें एक ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल, इस कंडक्टिंग मटेरियल में या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस एल्यूमिनियम मटेरियल में एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जब किसी मैग्नेट के बीच में, किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब किसी कंडक्टर को आप रोटेट कराओ, ऐसा बोल दो, कंडक्टर को आप रोटेट करा रहे हो, ठीक है, तो इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो, इस कंडक्टर में एक क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण एक करंट भी फ्लो होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसका एक फ्लक्स भी रहेगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप होगा, इस कंडक्टर का जो फ्लक्स सेटअप होगा, यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ के कारण जो फ्लक्स है उसका अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू क्या, लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, वो उसका अपोज करता है जिससे वो पैदा होता है। मतलब वो जो कंडक्टर है ये अपने कॉस का अपोज करेगा, अपने कॉस का अपोज करेगा, जिसके कारण वो पैदा हुआ है उसका वो क्या करेगा, अपोज करेगा, अपने कॉस का अपोज करेगा, उसको हम लोग उसका लेंज लॉ बोलेंगे, जिससे वो जनरेट हुआ है उसी का अपोज करेगा, ठीक है। इस कंडक्टर अपने कॉस का अपोज करेगा, इस मैग्नेट के कारण तो प्रोड्यूस हुआ है, अब ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने चेंज होने का अपोज करेगा, ठीक है। तो इसके कारण इसके साथ जो पॉइंटर अटैच्ड है, अब ये पॉइंटर अटैच्ड है जो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण धीरे धीरे घूम रहा था, वो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये इस तरीके से उसको क्या करेगा, ये डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा ब्लॉक करके, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कराएगा, और उसके कारण वो आपका पॉइंटर जो है वहां पे डैम्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डैम्पिंग टॉर्क है, ओके। तो ये आपका एडी करंट डैम्पिंग है। और नेक्स्ट मैं बात करूं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की, सेकंड में यहां पे सेकंड टाइप का जो होता है एयर फ्रिक्शन ले लीजिए, चलिए एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन में हम लोग एक पिस्टन यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक पियोट है ना, यहां पे ऐसे करके, और ये पॉइंटर हो गया, मान लो ये पॉइंटर, तो इस पॉइंटर के साथ में क्या अटैच रहेगा, एक ऐसे करके पिस्टन अटैच रहेगा, लाइक दिस, ये एक पिस्टन है, और इस पिस्टन के साथ ऐसे करके एक ये पिस्टन है कंप्लीट, ये एयर पिस्टन, इसमें एयर भरा हुआ है, ठीक है, एयर को हमने भर दिया है। अब जैसे ये पॉइंटर यहाँ पे पॉइंटर मूव करेगा तो उसके साथ ही ये भी मूव करेगा, बट उसमें उसके अंदर में जो हवा है, मान लो ये पॉइंटर धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये भी उसके साथ धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, लेकिन इस एयर पिस्टन के अंदर में जो भी हवा भरा हुआ है, जो भी एयर है, वो क्या कर देगा, ये धीरे धीरे जो वाइब्रेशन होगा उसको ब्लॉक करके रखेगा, और ब्लॉक करके रखेगा तो ये जो यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा था वो ऑसिलेशन अब नहीं होगा, क्योंकि एयर के प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो क्या करके रखेगा, उसको ब्लॉक करके रखेगा, जिसके कारण वहां पे ऑसिलेशन नहीं होगा और वो डैम्पिंग प्रोवाइड कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ये सबको ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने की नीड नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट में बताऊंगा, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब का यूज भी करेंगे जब इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे पता चल जाएगा कि इसको कहाँ पे यूज किया जाता है ना। तो वहां से बस वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है।
आपको यूज करने आना चाहिए कि किस कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया एडी करंट, तो जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे आप इसको यूज करोगे, जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड हो वहां पे आप एयर पिस्टन यूज करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन वाइज हम लोग बात करेंगे इसको। ठीक, तो ये होता है एयर फ्रिक्शन। बस एयर के फ्रिक्शन के कारण ही ये डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा, ऑसिलेशंस को रोकेगा। और एक होता है उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। थर्ड हम लोग फ्लड या बोलते हैं फ्लूइड ना, लिक्विड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई पॉइंटर है, ये स्केल है, तो इसको ना एक कंटेनर में डुबा करके हम लोग यहाँ पे कंटेनर में रख देते हैं लाइक दिस, ऐसा। और ये कंटेनर हाई विस्कस होता है, इसमें जो भी हम लोग भर के रखते हैं लिक्विड वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, और इसमें हम लोग ऐसे ऐसे वेन्स लगा देते हैं, इसमें पत्ती लगा देते हैं। अब जब किसी स्पिंडल जो कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, जब मैं उसे किसी लिक्विड पे रखूंगा जो हाईली विस्कस हो और उसमें वेल लगा दूंगा, तो क्या वो रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, फ्रिक्शन होगा उसका खुद का, जिसके कारण ये जो ऑसिलेशन हो रहा था उसमें धीरे धीरे वो रुक जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका लॉजिक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक, तो इसको हमेशा वर्टिकली यूज करना पड़ता है, जहां आपका मान लो यही लिमिटेशन है, वर्टिकली यूज करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट में हमेशा। ठीक है, ये एक ही जगह पोर्टेबल रहता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल नहीं होता, मतलब एक जगह से मूविंग नहीं होता, एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, फिर आपको वर्टिकली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहीं भी ले जा सकते हो, एयर फ्रिक्शन को कहीं भी ले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात, ग्रेविटी कंट्रोल भी पढ़ रहे थे, उसको भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमेशा यूज करते हैं हम लोग, वर्टिकल डायरेक्शन पे ही काम करेगा। यदि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को टेढ़ा कर दिया, कुछ कर दिया, तो काम नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेविटी कंट्रोल जो पढ़ रहे थे वो केवल डिफ्लेक्शन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ग्रेविटी कंट्रोल को जब हम लोग यूज करते हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू, वहां पे क्या आया था, कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, साइन थीटा आया था। इसका मतलब ग्रेविटी कंट्रोल में जो स्केल होगा वो कैसा होगा, नॉन लीनियर इन नेचर होगा, नॉन लीनियर इन नेचर होगा। इसलिए ग्रेविटी कंट्रोल भी ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, स्केल नॉन लीनियर हो जाता है ना, उसके कारण ग्रेविटी कंट्रोल हम लोग वहां पे यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये है ग्रेविटी कंट्रोल। और स्प्रिंग कंट्रोल को हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, बट स्प्रिंग कंट्रोल में डिसएडवांटेज वही है कि उसमें एजिंग इफेक्ट और टेम्परेचर इफेक्ट, वही दो डिसएडवांटेज है, जिसके कारण कभी कभी अपने को ग्रेविटी कंट्रोल करना पड़ता है यूज, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल है उसमें कोई एजिंग इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वेट है ना, वेट पे क्या एजिंग इफेक्ट होना, वेट तो वही रहेगा, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो वेट तो वही रहेगा, तो इस कारण से उसको कभी कभी यूज करना पड़ जाता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आर, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये होता है हमारा एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, वाट मीटर, ये सब में यूज करते हैं। एडी करंट का हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो वहां यूज करते हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में। और फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस, मैं ऑर्डर के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा एडी करंट आपका यूज होता है, एडी करंट। इफेक्टिवनेस मैं ऑर्डर की बात करूं, इफेक्टिवनेस ऑर्डर, तो एडी करंट, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन, फिर एयर डैम्पिंग। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होता है। सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो एडी करंट, ठीक है, फिर यहाँ पे होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एडी करंट, फ्लूइड फ्रिक्शन और एयर डैम्पिंग। ये आपका सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए इसमें। ठीक, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं हम लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब स्टार्ट करेंगे बेसिक पढ़ने के बाद। ये सब बेसिक था इंस्ट्रूमेंट का, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर से। ठीक है, ओके, थैंक यू।